आज के टाइम पे यूएस और इसराइल का कुछ ऐसा रिलेशन है जैसे एक अमीर बाप और उसके बेटे में होता है। उसका बेटा चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, उसका बाप उन गलतियों को सुधार ही लेता है। ऐसे ही अमेरिका इसराइल को बचा लेता है, चाहे उसने किसी भी कंट्री में जाके एयर स्ट्राइक की हो या किसी भी कंट्री में जाके असैसिनेशन किया हो। और ऐसा नहीं है कि पास्ट में इसराइल के पास मौका नहीं था कि अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वो खत्म कर ले अरब कंट्रीज के साथ। इनफैक्ट अरब कंट्रीज ने तो एक टाइम पे ये भी बोल दिया था कि हम यूएन पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसराइल नहीं माना और उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखा। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के एपिसोड में, जो कि हमारा 3rd एपिसोड होगा डिकोडिंग इसराइल सीरीज का। तो देखिए, जैसा मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया था, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ज्यूइश के साथ एक बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन करते हैं और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिशर्स जीतते हैं, उन्हें ज्यूइश को एक सेपरेट नेशन बना के देना होता है। फिर आगे जाके यूएन 2 नेशन पार्टीशन प्लान को लेके आती है और आधी से ज्यादा कंट्री को ज्यूइश को दे देती है। पैलेस्टीन उस टाइम पे एक मुस्लिम कंट्री थी, तो सभी मुस्लिम कंट्रीज इसराइल से नफरत करने लगते हैं। तो जैसे ही 1948 में इसराइल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करता है, उसके एक दिन बाद ही सभी अरब कंट्रीज इसराइल के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इजिप्ट, लेबनान, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया। तो देखिए, उस टाइम पे जो ये अरब कंट्रीज थी, वहां पे कुछ टाइम पहले से ही ब्रिटिशर्स का रूल था और वो ही उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखता था। तो अरब कंट्रीज के पास सफिशिएंट मिलिट्री वेपन्स नहीं थे उस टाइम पे। फिर भी वो इसराइल के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसराइल को बने हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था। सभी को लग रहा था कि अरब कंट्रीज वॉर को जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये वॉर 1 साल तक चलती है और इसराइल इस वॉर को जीत जाता है। और जो यूएन पार्टीशन प्लान के अंदर इसराइल को एरिया दिया गया था, इसराइल उससे भी ज्यादा एरिया को एक्वायर कर लेता है। सभी अरब कंट्रीज इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाते। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है 1956 में, जब इजिप्ट के जो लीडर थे नासिर उस टाइम पे, वो ये चीज नोटिस करते हैं कि स्विज कैनाल, जो उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, जिसे फ्रांस और इजिप्ट ने एक कंपनी बना के साथ में मिलकर बनाया था, और कुछ टाइम बाद उस कंपनी के बैंकरप्सी के फाइल होने के कारण कुछ शेयर्स ब्रिटिशर्स को भी दे दिए जाते हैं। नासिर ये देखते हैं कि ये कैनाल इजिप्ट की लैंड पे बनी है और वो इस लैंड को नेशनलाइज कर देते हैं। नेशनलाइज करने के साथ साथ वो ये भी रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस कैनाल से इजिप्ट की एक भी शिप नहीं गुजरेगी। तो देखिए, ये सब जो कैनाल होती हैं, इनमें से एक कोई भी शिप गुजरती है तो उनको एक फीस देनी पड़ती है। और उस टाइम पे स्विस कैनाल वर्ल्ड की बिजिएस्ट कैनाल थी, तो काफी सारा प्रॉफिट जनरेट होता था उस कैनाल से। और नेशनलाइज करने के बाद ये सारा प्रॉफिट इजिप्ट के पास जा रहा था। ये बात फ्रांस और ब्रिटेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो दोनों कंट्रीज ने अमेरिका को बिना बताए इसराइल के साथ मिलकर वॉर स्टार्ट कर देते हैं इजिप्ट के अगेंस्ट, और इजिप्ट का काफी बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर इसके नेक्स्ट ईयर यूएन बीच में आता है और वो एरिया इजिप्ट को वापस दिला देता है, बट इसके रिटर्न में वो एक एग्रीमेंट करवाता है कि इस स्विज कैनाल में कभी भी इसराइल को नहीं रोकने दिया जाएगा। तो ये सब चलता देख सभी अरब कंट्रीज और पैलेस्टीनियंस को ये समझ में आ गया था कि इसराइल को हराना इतना भी आसान नहीं है। तो 1964 में इजिप्ट में सभी अरब कंट्रीज मीटिंग करते हैं और पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कर देते हैं। अब पैलेस्टीनीज भी अपनी लैंड को वापस लेने में सहयोग करेंगे। फिर इसके बाद 1967 में वर्ल्ड फेमस 6 डे वॉर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी थी केजीबी, ये झूठी खबर इजिप्ट को देते हैं कि इसराइल सीरिया पे अटैक करके उसके एरिया को कब्जाना चाहता है। तो इजिप्ट सीरिया से बात करता है और जो आप ये एरिया देख रहे हो, इस एरिया को बंद कर देता है, क्योंकि इजिप्ट और सीरिया को पता था कि इसके बाद इसराइल अटैक जरूर करेगा और वो अपनी मिलिट्री को तैनात रखते हैं और इसराइल को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टेट ऑफ तेहरान के ब्लॉक होने की वजह से बौखला है इसराइल, इजिप्ट और सीरिया पे अटैक करता है और एक दिन में ही 90% एयरफोर्स को तबाह कर देता है दोनों कंट्रीज की। ये दोनों कंट्रीज के लिए शॉकिंग था कि इसराइल के पास इतनी परफेक्ट नॉलेज कैसे है मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस की। तो मैं आपको इस चीज का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जैसे इसराइल को पता था कि अरब कंट्रीज उसकी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, तो वो पहले से ही तैयार रहता था। जैसे 1962 में मोसाद का एक एजेंट था जिसको सीरिया भेजा गया था और उसने इस मिशन पे इतनी सफलता हासिल की, वो सीरियन गवर्नमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ गया और उसने इसराइल सीरियन बॉर्डर पे जो गोलन हाइट्स का एरिया था, वहाँ जितने भी मिलिट्री आउटपोस्ट थे वहाँ पे पेड़ लगवा दिए कि सोल्जर्स को धूप ना लगे। लेकिन ये काफ़ी बड़ी चाल थी। और फिर जब 1967 में वॉर स्टार्ट होती है, इसराइल वो लोकेशंस के बारे में पहले ही पता होता है और वहाँ पे एयर स्ट्राइक करके और मिलिट्री की इस्तेमाल करके उस एरिया को अपने अंडर में ले लेता है। ऐसा ही कुछ इजिप्ट में होता है। ये सब चलता देख
सभी अरब कंट्रीज वॉर में आ जाती है, लेकिन फिर भी इजराइल लीड करता है और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और सीरिया से गोलान हाइट्स का एरिया कब्जा लेता है और अरब कंट्रीज को 6 डेज में ही हरा देता है। ये सब होता है इजराइल का एक स्टेप ऊपर रहने से 1967 में वॉर में। एक और काफी बड़ी चीज हुई थी, मतलब जो इजिप्ट बॉर्डर पे गाजा और जो जॉर्डन बॉर्डर पे वेस्ट बैंक थे, इजराइल उनको भी कब्जा लेता है जहां पहले इजिप्ट और जॉर्डन का कंट्रोल था। लेकिन लैंड के साथ साथ उन्हें 10 लाख पैलेस्टीनीज भी मिलते हैं। इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा में तो इंटरेस्टेड था, लेकिन उन 10 लाख पैलेस्टीनीज में इंटरेस्टेड नहीं था और सभी पैलेस्टीनीज का आज के टाइम पे भी इजराइल ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है, क्योंकि वो उन्हें इजराइल की सिटीजनशिप भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते, और वो उन्हें एक अलग कंट्रीज भी बना के नहीं दे सकता था, क्योंकि वो भी उन्हें वाइजेबल नहीं लग रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी अरब कंट्रीज ने इजराइल को ऑफर किया था कि वो यूएन पार्टीशन प्लान को फॉलो करे और अपनी मिलिट्री को पीछे ले ले और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें, क्योंकि इजराइल की बार्गेनिंग पावर उस टाइम पे ज्यादा थी। लेकिन इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं किया और कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखा। मतलब ज्यूज को काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट माना जाता है और उन्होंने डेजर्ट पे फार्मिंग करने की भी इन्वेंशन कर ली। मतलब उन्होंने इस चीज का भी हल निकाल लिया, लेकिन उनसे पैलेस्टीनीज का हल नहीं निकल रहा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना होता है तो दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बस इजराइल ऐसा नहीं करना चाहता और ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करने की अपनी ग्रीडीनेस को शो करता है, चाहे वो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट हो। चलो दोबारा 1967 में आए तो वेस्ट बैंक और गाजा के साथ साथ उन्हें अपनी होली पैलेस, जो उन्हें 2000 साल बाद मिली थी, जेरूसलम, और वो जिस दिन जेरूसलम को अपने अंडर में लेते हैं वो उस दिन को जेरूसलम डे के नाम से मनाते हैं। 1967 में इतनी बुरी तरह हारने के बाद सभी अरब कंट्रीज के लीडर सूडान में मिलते हैं और मीटिंग करते हैं और ये रिजोल्यूशन लेते हैं कि नो नेगोशिएशन एंड नो पीस विद इजराइल। उसके बाद फोर्थ अरब इजराइल वॉर की शुरुआत हो जाती है 1973 में। फिर से इजिप्ट और सीरिया मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। इस बार का जो अटैक था ये काफी प्लान और सोफिस्टिकेटेड था। तो सीरिया और इजिप्ट फर्स्ट डे ऑफ वॉर इजराइल के कुछ एरिया को कॉन्कर करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जहां वो वॉर के पहले दिन अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं बौखलाया इजराइल उतनी ही तेजी से अटैक करता है और फिर से इजराइल और सीरिया के लैंड को कॉन्कर कर लेता है अपनी लैंड के साथ साथ। ये वॉर काफी महीनों तक चलती है। फिर यूएस और यूएसएसआर दोनों साइड प्रेशर डालते हैं और वॉर को शांत कर देते हैं, और उसके बाद यूएस, यूएसएसआर और यूएन के प्रेशर में इजराइल कॉन्कर की गई लैंड को भी वापस कर देता है। ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ वॉर से ही परेशान था। पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कुछ नीच हरकतों से भी परेशान कर रही थी। नीच इन द सेंस क्योंकि मर्सी की छाती में टक्कर मारा करे, और ये जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे थे ये सारे मुंह ढक के मासूम लोगों को मार रहे थे, जो कि पीएलओ करवा रहा था। जैसे 1971 में म्यूनिक ओलंपिक जो जर्मनी में हुआ था, वहां पे जितने भी इजरायलीज प्लेयर गए थे उन सभी को मार डाला टेररिस्ट अटैक में। और 1970 से 2000 तक इजराइल की काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स को भी हाईजैक किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल इन सभी के दबाव में आ गया था, उसने हर एक चीज़ का बदला लिया। जैसे म्यूनिक ओलंपिक में जो भी शामिल था उन प्लेयर्स के असैसिनेशन में, उन सभी को ढूंढा और मार डाला। ये ऑपरेशन इजराइल ने 20 साल तक चलाया और एक भी टेररिस्ट को नहीं छोड़ा, सभी को मार डाला। पीएलओ ने एक फ्लाइट को हाईजैक किया, और फ्लाइट्स के बारे में बताऊं तो जैसे पीएलओ ने एक फ्लाइट को हाईजैक किया और उस फ्लाइट को हाईजैक करके युगांडा में ले गए। इजराइल ने इस मिशन को भी काफी सक्सेसफुली कंप्लीट किया और सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली। इन ऑपरेशंस के बारे में हम डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में बात कर सकते हैं। ये थी कुछ कहानी इजराइल की 2000 तक की। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए मिलेनियन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।